हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुरजीत शाह गोपेश्वर में एक प्रसिद्ध ट्यूशन संस्थान का संस्थापक एवं एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम 11th क्लास के बच्चों के लिए एक वीडियो अपलोड की थी ग्रेविटेशन पर बेस्ड। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं उसका दूसरा पार्ट और आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज आपके लिए जो बनाया गया है वीडियो कुछ एनिमेशन और ग्राफिक्स की मदद से बनाया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। क्लियर? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है? यस, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मिलती रहे मेरी वीडियोस का अपडेट सबसे पहले। ठीक है, तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना, तो आपको लेके चलता है टॉपिक की ओर। तो आज मैं लेके आया हूं आपके सामने मोशन ऑफ सैटेलाइट। क्लियर? तो देखिए, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ पर जो हम ह्यूमन बीइंग रहते हैं, हमारी सक्सेस, हमारे इनोवेशन, इन सबसे ऊपर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे जो आज हमारा जीवन है वो बहुत ही आसान तरीके से जो है कि हम लोग जी रहे हैं, इसको सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है स्पेस। ठीक है, यानी कि स्पेस में कुछ ऐसी चीजें हम लोगों ने की है जिससे आज हमें अर्थ पर बहुत ही आसानी से जो है कि सारे काम हमारे सॉल्व हो जा रहे हैं। अभी आप मेरी वीडियोस देख पा रहे हैं, मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, चाहे कुछ भी है, ए टू जेड, इन सब का जो श्रेय है वो जाता है हमारा सैटेलाइट्स को, यानी कि जो आपका एस्ट्रोफिजिक्स है उसके फील्ड में। आ गई बात में, आज अर्थ पर जितने भी इवेंट हो रहे हैं, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, उन सबको जो हम एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज करने के बाद जो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो सारी टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, वो उन सब में से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है, एक इंपॉर्टेंट जो हमारे पास सोर्स है, एक फील्ड है, वो हमारा एस्ट्रो जो फिजिक्स है वो है। ठीक है, तो आज इसी एस्ट्रोफिजिक्स पर बेस्ड, इसी ग्रेविटी के कंसेप्ट पर, इसी ग्रेविटेशनल के कंसेप्ट पर आज हम आपके सामने लेके आए हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट। क्लियर? तो देखिए, आपको पता है सैटेलाइट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो सैटेलाइट है वो दरअसल है क्या। तो सैटेलाइट का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट, एक हेवनली बॉडी जो हमारे प्लेनेट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्लेनेट, क्योंकि सोलर सिस्टम हमने ग्रेविटेशन में रीड कर दिया है कि सारे प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक पर्सनल प्लेनेट की। तो जो एक प्लेनेट होता है तो उसके अराउंड कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ बॉडीज क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं, सेम उसी कंसेप्ट से जिस कंसेप्ट से प्लेनेट सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्लियर? तो जो प्लेनेट होता है, प्लेनेट के अराउंड जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट में, एक स्थिर कक्षा में, उन्हीं ऑब्जेक्ट को, उन्हीं हेवनली बॉडीज को कहते हैं हम लोग सैटेलाइट्स। क्लियर? अब जो सैटेलाइट्स होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, एक वो जो नेचुरली यहां पर है और एक वो जो हम लोगों ने बना के ऊपर भेजे हैं। ठीक है ना? तो जो हम लोगों ने बना के ऊपर भेजे हैं उसी से तो आज इतना विकास हो रहा है, उसी से तो आज किसी भी कंट्री का विकास हो रहा है, उसी से तो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हर चीज की जो टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन, सब सिस्टम है हमारा, उसी सैटेलाइट से चल रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले बात करेंगे हम सैटेलाइट। सैटेलाइट होते हैं दो टाइप के, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। क्लियर? तो नेचुरल सैटेलाइट का मतलब जो नेचुरली है और प्लेनेट के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व। सिर्फ अर्थ ही नहीं, जितने भी प्लेनेट है उन सबके अपने अपने क्या होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं। तो जो प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा वो सैटेलाइट है। क्लियर? और नेचुरली बना है तो नेचुरल सैटेलाइट। क्लियर? और आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि जो मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, जो हमने बनाया है, स्पेस में इंस्टॉल किया है और वो भी अर्थ का क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, सैटेलाइट। लेकिन मैन मेड है, हमने बनाया है, इसलिए उसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्लियर? तो आइए लेके चलते हैं आपको कंसेप्ट पर। देखिए,
सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, मैंने जैसे कि बताया आपको। एक नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट का मतलब होता है अ हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इन अ स्टेबल ऑर्बिट इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो नेचुरली है और प्लैनेट के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वो आपका क्या है, नेचुरल सैटेलाइट। क्लियर। जैसे मैं अपने अर्थ की बात करूं तो हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून। क्लियर। तो चंद्रमा जो है वो हमारे अर्थ का क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। क्लियर। तो आई होप आप नेचुरल समझ गए होंगे। क्लियर। जो नेचुरल है उनसे हमें हमारे जो कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह उसमें कोई रोल नहीं है, वो नेचुरली है, उनकी तो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनसे हमें कोई इंफॉर्मेशन, हमारे अर्थ के बारे में वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। क्लियर। तो आइए दूसरी बात करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इट मींस मैन मेड सैटेलाइट, जो ह्यूमन ने बनाया। क्लियर। तो इसकी कहानी क्या है, देखिए, अ सैटेलाइट पुट टू इन इट्स ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट, यानी कोई सैटेलाइट जो अर्थ की ऑर्बिट में क्या किया गया है, या कोई भी प्लैनेट की ऑर्बिट में क्या किया गया है, इंस्टॉल किया गया है बाय द मैन, यानी कि ह्यूमंस के द्वारा, इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, जो हमने इंस्टॉल किया है स्पेस में किसी भी प्लैनेट की ऑर्बिट में। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले की अगर हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा सबसे पहला जो सैटेलाइट कौन सा, आर्टिफिशियल, इंस्टॉल हुआ था स्पेस में, ठीक है ना, उसको किया था किसने, वो आपका क्या कहते हैं, यूएसएसआर। इट मीन सोवियत यूनियन, जो उस टाइम सोवियत यूनियन कहलाता था, और आज वो रशिया यूक्रेन के पार्ट्स में बढ़ गया है अलग अलग। क्लियर। लेकिन उस टाइम सोवियत यूनियन उसे कहते हैं यूएसएसआर। तो सबसे पहले सोवियत यूनियन ने ही जो आप, जैसे कि आपको बताया, सबसे पहले सोवियत यूनियन ने ही स्पेस के फील्ड में अपना डंका बजाया था। ठीक है ना, लॉन्च करके किसको, स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहला मैन मेड जो सैटेलाइट था उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, जो किसने इंस्टॉल किया था स्पेस में, यूएसएसआर, यानी कि सोवियत यूनियन ने। आ गई बात समझ में। यस, देखिए हमेशा जो यूएसएसआर यानी कि जो आज के टाइम का रशिया है, ठीक है ना, और जो हमारा यूएसए है, वो हमेशा से ही स्पेस में अपनी जो है कि छाप बनाने के होड़ में रहे हैं। ठीक है, तो उनके बीच के कंपटीशन से ही आज हम लोग इतना सीख पाए। क्लियर। अगर उनके बीच कंपटीशन नहीं होता तो हम लोग कभी भी इस फील्ड में नहीं उतरते। क्लियर। तो देखिए सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मैनमेड सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसे इंस्टॉल किया था सोवियत यूनियन ने, जिसका नाम है स्पुतनिक फर्स्ट, जो इंस्टॉल किया गया था कब, 4 अक्टूबर 1957, 4 अक्टूबर 1957, 4 अक्टूबर 1957, याद रख लीजिएगा ये डेट। ठीक है ना, सबसे पहले ये स्पुतनिक फर्स्ट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट, जो लॉन्च किया था, लॉन्च बाय सोवियत यूनियन। क्लियर होगी बात। यस। इसके बाद तो बहुत सारे जो है कि सैटेलाइट लॉन्च होते रहे। क्लियर। यस। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन से रॉकेट में, कौन से स्पेसशिप में जो है कि ह्यूमंस ने स्पेस में कदम रखा था, ह्यूमंस। आ गई बात समझ में। ठीक है ना, जो हमारा अपोलो मिशन था, आपको पता होगा, अपोलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है ना, तो उसमें भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। जो अपोलो फर्स्ट था वो क्रैश हो गया था हमारा। क्लियर। जिसमें 3 साइंटिस्ट की डेथ भी हुई थी। यूएसए के, अमेरिका जो आपका है यूएसए, उनके साइंटिस्ट, उनके एस्ट्रोनॉट्स थे, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है ना, तो उसके बाद जो फर्स्ट मैन मेड लेकिन विद मैन यानी कि विद ह्यूमन जो रॉकेट गया था हमारा स्पेस में, वो गया था अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 8 भी गया था उससे पहले, लेकिन किसी सैटेलाइट पर वो उतरा नहीं था। जो मून है, सबसे पहले हमने जो ह्यूमंस भेजे वो कहां के लिए भेजे थे, मून्स के लिए। ठीक है ना, मून जो हमारा है, चंद्रमा है, उस पर हमने सबसे पहले इंसानों को भेजा था। ठीक है ना, तो जो अपोलो फर्स्ट मिशन था उसमें तो डेथ हो गई थी, नहीं पहुंच पाए थे वो लोग। उसके बाद जो अपोलो 8 या 9 ऐसे ही कुछ था। ठीक है ना, तो उसमें जो साइंटिस्ट गए थे, एस्ट्रोनॉट गए थे, तो वो चंद्रमा पे गए, चंद्रमा की ऑर्बिट पे उन्होंने 10 चक्कर तो लगाए, लेकिन चंद्रमा पर वो उतरे नहीं थे। ठीक है ना। यस। तो उसके बाद जब अपोलो 11 जब आपका गया, लॉन्च हुआ अर्थ से, तो उसमें कौन गए थे, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो सबसे पहले जो चंद्रमा पर कदम रखा था वो रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने। तो अपोलो 11 जो मिशन है वो आपका लगभग 16 जुलाई 1969 1669 में लॉन्च हुआ था। ठीक है ना, अपोलो 11। और चंद्रमा पर जो कदम रखा था वो 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 को रखा गया था। ठीक है ना, नील आर्मस्ट्रांग ने। आगे बात में। यस। तो इसी
जो कंपटीशन है, इसी रेस में जो है कि इंडिया ने भी जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है उसे क्या किया, उसमें भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। और सबसे पहला जो हमारे प्यारे भारत ने मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम था आर्यभट्टा। क्लियर। हाँ, थोड़ा उस टाइम संसाधनों का अभाव था, इक्विपमेंट नहीं थे, तो हमारा ये काम जो है रशिया ने किया था। रशियन रॉकेट से हमारा सैटेलाइट आर्यभट्टा स्पेस में गया था, ठीक है ना। और रशियन सॉइल से यानी कि रसिया से ही उसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था और अर्थ की ऑर्बिट में इंस्टॉल किया गया था। याद रखिएगा कब, 19 अप्रैल 1975, ठीक है। 19 अप्रैल 1975 को भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में गया था जिसका नाम था आर्यभट्टा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए। तो आज हम लोग खुद के जो सैटेलाइट है उसे अपने ही रॉकेट से लॉन्च करते हैं। बकायदा जो अदर कंट्रीज हैं उनके सैटेलाइट्स को भी हम अपनी कंट्री से, अपनी सॉइल से क्या करते हैं, अपने रॉकेट से लॉन्च करते हैं। तो आज हमारा जो देश है, प्यारा भारत है, वो बहुत आगे बढ़ गया है इस फील्ड में और आशा है कि इस तरीके से वो आगे बढ़ता रहेगा। क्लियर। तो देखिए इस वीडियो में होने वाला है आपके लिए कुछ खास। अब आप इसी कंसेप्ट को कि कैसे सैटेलाइट, कैसे रॉकेट लॉन्च होता है, कैसे सैटेलाइट इंस्टॉल होता है, उन सब याद रखिएगा। इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट है आर्यभट्ट, लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 और कहां से लॉन्च हुआ था, रशियन सॉइल से और रशियन रॉकेट से। तो ये बात को याद रखिएगा, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि हम लोगों ने भी स्पेस में अपना झंडा फहराया था, अपना परचम लहराया था, ठीक है ना। और आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। क्लियर। तो आइए आपके लिए लेके आते हैं एक बहुत खास जो यहां से आगे आपको गाइड करेगा, ठीक है ना। सैटेलाइट्स कैसे लॉन्च होते हैं, कैसे इंस्टॉल होते हैं, क्या उनका काम है, ठीक है। तो यहां से आगे दिखाएंगे आपको कुछ इस तरीके से। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको दिख रहा होगा ये बीच में एक प्लेनेट है, जुपिटर है, ठीक है ना। तो इसके अराउंड देखिए एक स्पेरिकल जो ऑब्जेक्ट है, एक हेवनली ऑब्जेक्ट है जो एक स्टेबल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। एक गोला आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, जो एक इलिप्टिकल पाथ में देखिए सेम इसके अराउंड क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, इसके चारों ओर क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। तो वही गोला जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है इस बड़े प्लेनेट के अराउंड घूम रहा है, ठीक है ना। तो वही गोला क्या है, आपका आपका नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। तो जैसे हमारा मून है, ठीक है, तो वो भी अर्थ के अराउंड ऐसे ही रिवॉल्व करता है। तो मून हमारा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। तो वैसे ही जो आपके पास ये स्पेयर आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है ये एक, ठीक है। तो ये आपके पास हर जो प्लैनेट्स हैं उनका होता है, ठीक है ना। तो जैसे जुपिटर है तो जुपिटर के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जुपिटर का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये एक निश्चित कक्षा में क्या करता रहता है, अपना जो प्लेनेट है उसको फोकस मान करके घूमता रहता है। अब देखिए माय स्टूडेंट, इसी प्लेनेट के अराउंड देखो आपको एक मैन मेड ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा, क्योंकि दिख रहा है आप लोग को कि इसको कोई नेचुरली तो बना नहीं सकता, ठीक है। इसमें सोलर पैनल खुले हुए हैं, ठीक है, जो सन से क्या ले रहे होंगे, एनर्जी ले रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये जो मैन मेड आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, तो इसी मैन मेड ऑब्जेक्ट को, मनुष्य के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। तो ये एक कृत्रिम उपग्रह है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो ये भी देखिए इसी प्लेनेट की क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, इसी प्लेनेट के चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, ताकि इस प्लेनेट की इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, गेन कर सके, ठीक है। तो सिंपल सा है समझना, ठीक है ना। तो आई होप आप इससे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जो आपको दूसरा स्पेयर दिख रहा है वो एक क्या है, नेचुरल सैटेलाइट, और जो ये आपको मैन मेड अलग सा ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो डेफिनेट सी बात है, इसको किसने बनाया होगा, किसी ह्यूमन ने बनाया होगा, ठीक है। तो बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो इस तरीके से कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इन सैटेलाइट को लॉन्च किया कैसे जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जैसे इसरो से हम लॉन्च करते हैं, वैसे ही अमेरिका का है नासा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से जो है कि जो फ्यूल होता है उसके अंदर जो हमारा सैटेलाइट लेके जा रहा है ऊपर, ठीक है ना, जो हमारा शिप होता है, इस तरीके से वो फ्यूल पीछे जो है कि थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, जो उसे ऊपर उठा करके कहाँ भेज देता है, स्पेस में। और जैसे फ्यूल के सिलेंडर खाली होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो जैसे जैसे फ्यूल ख़त्म होता जाता है वैसे वैसे जो है कि वो पार्ट्स पीछे होते जाते हैं, ठीक है ना। और फाइनली जो है कि हमारे जो आगे के पार्ट्स होते हैं वो स्पेस में जाते रहते हैं, मतलब जब तक वो अर्थ की ऑर्बिट में सेटल नहीं हो जाता, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही सारे पार्ट्स अलग हो जाते हैं, फ्यूल
जितने भी मतलब फ्यूल को लोड करके लेके जा रहे थे वो सारे पार्ट्स अलग हो जाने के बाद इस तरीके से हमारे जो शिप है या जो सैटेलाइट है ऊपर स्पेस में पहुंच करके सोलर पैनल उसका खुल जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से आगे वो सन के रेडिएशन की एनर्जी को लेकर के, ठीक है ना, आगे भी प्रोड्यूस होता है। लाइट है जो जो उसे कैरी करके ऊपर स्पेस में ले जा चुका है, ठीक है ना, तो उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब एक जो स्पेस क्राफ्ट होता है, ठीक है ना, वो बहुत सारे सैटेलाइट भी एक साथ लेके जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही सैटेलाइट लेके जा रहा होगा। अब जैसे इसमें देखिए आप लोग को बहुत सारे जो है कि डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट दिख रहे हैं जो अपने जो उसको कैरी करके लेके गया था उससे अलग होकर के, ठीक है ना, स्पेस में पहुँच गया है। इन्होंने अर्थ की जो ऑर्बिट है उसमें क्या होना है, इस्टेब्लिश होना है, ठीक है। तो देखिए सारे सैटेलाइट इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से जो भी उनका फंक्शन है, ठीक है, ये बाकी आपको सोलर पैनल दिख रहे होंगे जिसकी सहायता से जो सैटेलाइट है, ठीक है ना, वो अब हमारा जो ऑर्बिट है स्पेस में अर्थ के अराउंड उसमें क्या करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे सन से रेडिएशन लेकर के, ठीक है। लेकिन उस ऑर्बिट तक इंस्टॉल करने में जो है कि फ्यूल की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, जब तक वो ऑर्बिट में चला नहीं जाता, ठीक है। अब देखिए जैसे इन सैटेलाइट्स ने देखो अर्थ की ऑर्बिट पकड़ ली है, ठीक है। ये देखिए अब ये सारे के सारे जो सैटेलाइट आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे देखो अर्थ की ऑर्बिट इन्होंने पकड़ ली है। अभी अर्थ की ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये रिवॉल्व करते के पास जो एनर्जी है वो सन के रेडिएशन से मिलती रहेगी। अब इस तरीके से देखिए जब सैटेलाइट पूरा वर्क करने लग जाता है, पूरा ऑर्बिट में इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है, तो वो अर्थ के अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व होकर के जो भी जो अर्थ पर जो भी इवेंट हो रहे हैं, जो भी वेदर है आपका, ठीक है ना, या कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है ना, वेदर की इन्फॉर्मेशन के लिए अलग ही होते हैं, ठीक है। और आपका जो भी क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन के लिए होता है, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, कम्युनिकेशन के सैटेलाइट होते हैं, पोलर सैटेलाइट है, ठीक है, जो वेदर वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो सैटेलाइट जो हैं, ठीक है ना, रिवॉल्व करते रहते हैं। और जो है कि इनको जो रिमोट कर रहा होगा, ठीक है ना, वो जो है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट होगा जो इन सैटेलाइट को सबको रिमोट कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ से ये डेटा लेकर के वहाँ भेज देते हैं सेंटर में और वहाँ से हम उसको डाउनलोड करके देख लेते हैं कि क्या वेदर की कंडीशन है या किस तरीके से कहाँ पर जो भी एनालाइज करना है हमें वो हम कर सकते हैं इन सैटेलाइट की मदद से, ठीक है ना। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है कि सैटेलाइट सारे अर्थ के अराउंड क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है ना, अपनी ऑर्बिट्स में। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स इन सैटेलाइट्स को यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए होती है, वेलोसिटी चाहिए होती है, एक स्पीड चाहिए होती है जो हम प्रोवाइड कराते हैं उस स्पेस क्राफ्ट को जो सैटेलाइट को कैरी कर रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हम उस वेलोसिटी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इतना तो आपको मालूम ही होगा मेरे स्टूडेंट्स कि जितने भी ये सैटेलाइट हैं ये ऑर्बिट में रिवॉल्व इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अर्थ इन पर क्या लगा रहा होगा, ग्रेविटेशन, जो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स में, ठीक है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, जो इनको अर्थ यानी कि सेंटर है इनका अर्थ, तो अर्थ के अराउंड क्या करवाएगा, रिवॉल्व कराएगा, ठीक है। तो अर्थ जो ग्रेविटेशन इन सैटेलाइट्स पर लगा रहा है वही ग्रेविटेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रिपिटल फोर्स में, यानी कि ग्रेविटेशन और सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पर आगे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको अच्छा लगा होगा आज का नया थोड़ा क्रिएटिविटी थोड़ा वीडियो में डाली मैंने, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जैसे कि हमने बात की कि जो आपका सैटेलाइट है वो रिवॉल्व इसलिए करता है अर्थ के अराउंड क्योंकि अर्थ उस पर लगाता है ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन उसे प्रोवाइड करता है सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स आपको पता है एक सेंटर की ओर लगता है, क्लियर। तो इसलिए वो सेंटर अर्थ को सेंटर मानकर अर्थ के अराउंड ही क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रिपिटल फोर्स की क्या होता है, इक्वल होता है, क्लियर। तो आइए डेरिवेशन की तरफ लेके जाते हैं आपको कि जो आपका ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है उसे अगर ऑर्बिट में लॉन्च करना है, इंस्टॉल करना है, तो कितनी वेलोसिटी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटिंग वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है ना। तो ऑर्बिटिंग वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगली बात में तो जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में इंस्टॉल करने के लिए जो वेलोसिटी दी जाती है उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अदरवाइज मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट is the velocity required to put the satellite into its orbit around the earth, ठीक है। तो अर्थ की ऑर्बिट में सैटेलाइट को इंस्टॉल करने के लिए, पहुंचाने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होगी उसे कहते हैं ऑर्बिटल
वेलोसिटी। क्लियर? वेलोसिटीज देखिए इस फील्ड में दो होती हैं, एक ऑर्बिटल और एक होती है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का कांसेप्ट दूसरा है, एस्केप का मतलब अर्थ के ग्रेविटेशन को पार कर जाना, ठीक है? तो वो बाद की बात है, वो बाद में आपको उस टॉपिक की तरफ लेके जाएंगे। फिलहाल ऑर्बिटल वेलोसिटी आप देखिए, ठीक है, किसी भी सैटेलाइट की कितनी होती है। तो आइए देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स हमने परसों ही पढ़ा, क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स, Gm1। तो m1 कौन है हमारे पास, यहाँ पर अर्थ। m2 कौन है हमारे पास, वो सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कितनी है डिस्टेंस सैटेलाइट तक की, स्मॉल r, तो स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। कितनी होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू, mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर? तो v ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो मैं इसे vo से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर? सेंट्रीपिटल का फार्मूला याद रखिएगा, mv स्क्वायर अपॉन r। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसलिए vo इसको लिखा जा रहा है। क्लियर? तो gmem ये किसका फार्मूला है, ग्रेविटेशन का, जो लास्ट में पढ़ा था आपने, और ये है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर एक सैटेलाइट जो है वो इस तरीके से अर्थ की ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जो कि अर्थ से h हाइट पर प्लेस है। देखो h अबव h हाइट, ये तो ये अर्थ की सरफेस है, तो इससे h ऊंचाई पर एक सैटेलाइट है जिसका मास है स्मॉल m। अर्थ का मास पता है आपको m होता है, रेडियस होती है आपकी अर्थ की re, ठीक है, जिसका वैल्यू अराउंड 6400 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है? तो ये किस वेलोसिटी से इस ऑर्बिट में इंस्टॉल हुआ है, जिससे ये क्या कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है अर्थ की ऑर्बिट की, ठीक है ना? तो वो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आइए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपका m से m कैंसिल हो जाएगा, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपका gme अपॉन r इज इक्वल टू, उधर बचेगा v0 का स्क्वायर, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी। वही तो निकालनी है हमें। अब आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, तो यहां से आपको स्क्वायर हटाना होगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, इधर रूट लगाना पड़ेगा, दोनों साइड का रूट करेंगे आप। तो देखिए आपने रूट किया gme बाय r, और इसका भी आपने रूट किया ये। क्लियर? अब इसके रूट से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बचेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट gme डिवाइड बाय r। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। r क्या है, डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से जो आपका सैटेलाइट है उसके सेंटर की डिस्टेंस, ठीक है ना? तो देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो यहां से और वहां तक की डिस्टेंस। तो देखो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r ही है, रेडियस ऑफ अर्थ। और इस सरफेस से और जहां सैटेलाइट इंस्टॉल है वहां तक की डिस्टेंस कितनी है, h। तो क्या मैं इस स्मॉल r को re प्लस h कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। तो आइए अप्लाई करेंगे। r को आप कह सकते हैं re प्लस h। तो ये वैल्यू आपने यहाँ r की जगह सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट gme डिवाइड बाय r। तो r की जगह कितना आ जाएगा, re प्लस h। क्लियर? आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपका 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा। अब देखिए आगे, आपने परसों एक चीज पढ़ी, वी नो दैट, आपने परसों ही पढ़ा था एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी का वैल्यू निकाला था, फॉर्मूला निकाला था। तो क्या निकाला था, स्मॉल जी इज इक्वल टू, बताइए क्या था, gme डिवाइड बाय re स्क्वायर। ये निकाला था या नहीं निकाला था, ग्रेविटेशन में निकाला था ना हम लोगों ने ये स्मॉल जी का वैल्यू। तो आइए re स्क्वायर को स्मॉल जी से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा gre स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बचेगा gme, यानी कि जहां पर gme है वहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं, gre स्क्वायर। तो देखिए जैसे ये gme लिखा है तो यहां पर हम gre स्क्वायर रख सकते हैं, इसलिए तो यूज किया उसका। आगे बात समझ में। अब देखिए आपको पता है ये है रेडियस ऑफ अर्थ और ये है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। सपोज मान के चलिए कि जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ की ऑर्बिट में, वो बहुत करीब है अर्थ सरफेस के, ठीक है ना? अर्थ सरफेस के वो सैटेलाइट क्या है, बहुत करीब है। तो ये h जो हाइट होगी ये बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की त्रिज्या के सामने जो सैटेलाइट की ऊंचाई वो बहुत कम हो जाएगी, यानी कि re बहुत ग्रेटर रहेगा विद रिस्पेक्ट टू h। क्लियर? जब भी दो हाइट है तो कंपेयर करते हैं हम उसको। तो ये रेडियस बहुत बड़ी है और ये हाइट जो इंस्टॉल किया गया है वो बहुत कम डिस्टेंस पर है, तो इसलिए h हाइट बहुत कम हो जाएगी। ठीक है? तो हम उसे यहाँ से हाइड कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस डेरिवेशन में से आपका h भी हट जाएगा। क्लियर? तो आइए दोनों की दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो अब हो जाएगा आपका v0 इज इक्वल टू अंडर रूट
जीएमई की जगह क्या लिखेंगे, GRE स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय RE प्लस एच को आपने हाइड कर लिया क्योंकि जो h है वो बहुत छोटा हो गया है विद रिस्पेक्ट टू RE, तो h हट जाएगा डेरिवेशन से, RE बचेगा, RE से एक पावर कैंसिल हो जाएगी RE की, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट G RE, ये तो बचेगा ना। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने का। क्लियर। अब आइए ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल के दिखाते हैं। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है इसका वैल्यू 9.8। क्लियर। उसके बाद RE का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, ये किलोमीटर में, किलो की बात, इसको मीटर में चेंज करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो मीटर में चेंज करना बनता है, तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 के इनटू कर देंगे तो इतना हो जाएगा। क्लियर। अब आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इसको थोड़ा इजी बनाना होगा आपको। क्लियर। तो देखिए V0 इज इक्वल टू अंडर रूट G जिसका वैल्यू था 9.8 इनटू, अब देखिए ये लिखा है यहाँ पर 6400 किलोमीटर को मैंने कन्वर्ट किया तो अभी ये हो गया आपका लगभग कितना 64 लाख। तो देखिए इसको मैं छोटा बनाता हूं, आपको पता है ये है 64, इसके पीछे ये 5 जीरो है, इसके बाद आपको पता है क्या होगा आपका पॉइंट होगा यहाँ पर। क्लियर। ये क्लास 11 के पहले चैप्टर में सिखाया जाता है। तो आइए ये पॉइंट को मैं यहां से इधर लेके आता हूं। क्लियर। तो कितने डिजिट लेके आया 1 2 3 4 5 6 डिजिट इधर लेके आ गया। तो मैं इसी जो आपका 64 लाख है 64 लाख इसको 6.4 लिख सकता हूं। 6.4 इनटू कितने डिजिट इधर लेके आया 6 डिजिट इधर, तो 10 की पावर हो जाएगा आपका कितना 6। जब भी इधर की साइड आओ तो पावर पीछे पॉजिटिव होती है, जब भी आगे के ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो 10 की पावर 6 बोल सकते हैं आप। ठीक है ना। अब देखिए कितना सिंपल, 9.8 और 6.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9.8 और ये है 6.4 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो 4 8 कितना होता है 32, कहीं लगा आपका 3, 9 4 36 और 3 कितना होता है 39 इनटू 6 8 जा 48, कहीं लगा 4, 6 9 कितना होता है 54, 54 और 4 कितना होता है 58। सॉल्व करिए 2, यह जाएगा 9 और 8 कितना आ जाएगा 17, कहीं लगा 1, 12 का 2 कहीं लगा 1, 6 और 5 और 1 6, पॉइंट है एक डिजिट दो, तो दो डिजिट पहले, तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 62.72। क्लियर। ये रूट के अंदर और 10 की पावर 6। अभी जो ये आपका आंसर आया है ये है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहां से आगे भी आपको इसे सॉल्व करना है, लेकिन जिन बच्चों से नहीं हो पाता वो यहां पर भी अपना आंसर छोड़ देते हैं। तो आइए ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब देखिए 62.72 का रूट निकालना है, तो आपको पता है 7 का रूट स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का कितना होता है 64, लेकिन ये तो 64 से कम है यानी कि ये 8 के अंदर नहीं आएगा, लेकिन 7 के अंदर तो आ सकता है ना, और 62 है यानी कि बिल्कुल 8 के करीब है। 64 8 8 का कितना होता है 64, तो बिल्कुल करीब है, तो लगभग, तो देखिए v ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखिए 62.72 का रूट निकालना है, आपको पता है 62, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का कितना होता है 64, तो 64 तो नहीं है तो 8 तो आएगा नहीं, तो 8 से कम होगा थोड़ा। अब 7 का भी नहीं होगा प्रॉपर क्योंकि 7 का तो होता है 49, यानी कि 7 से ज्यादा है लेकिन 8 से कम, तो समथिंग 7.92 आ गई बात में, इतना होता है इसका रूट। और 10 की पावर 6 का कितना होता है 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000, 1000 का मतलब क्या होता है 1 किलोमीटर, तो आप 7.92 को 10 की पावर 3 हटाओगे यानी कि 1000 था, तो किसमें बदल जाएगा किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकंड। ये 10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं रे 1000, 1000 का मतलब 1 किलोमीटर, तो आपका जो एसके ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो आ जाएगी 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। तो इस वेलोसिटी से ऑर्बिट में क्या होता है इंस्टॉल होता है, या ये वेलोसिटी उसे रिक्वायर होती है किसी सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कराने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बच्चों। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी तो हमने कैलकुलेट कर दी,
ठीक है, अब वेलोसिटी तो हमें पता चल गई कि इस वेलोसिटी से जो है कि सैटेलाइट इंस्टॉल हो रहा है ऑर्बिट में, कितनी वेलोसिटी उसको रिक्वायर है ऑर्बिट के लिए। अब हम बात करेंगे ये ऑर्बिट में, देखिए इस पॉइंट से जब ये रिवॉल्व होना शुरू होगा इस तरीके से और वापस इसी पॉइंट पर पहुंचेगा, क्लियर, तो इसको कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा ये, क्लियर, यानी कि इसका एक राउंड कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, क्लियर। जैसे अर्थ है, अर्थ को सन के अराउंड एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है 365 डेज, तो उसका टाइम पीरियड है। तो वैसे ये सैटेलाइट के लिए भी हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है ना, कि ये सैटेलाइट को कितना टाइम लगता है एक ऑर्बिट करने में, एक चक्कर को पूरा करने में, क्लियर। तो आइए देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने निकाल दी। अब पीरियड ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है इसको एक चक्कर पूरा करने में, सैटेलाइट को एक चक्कर पूरा करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में जो क्या लगता है, टाइम लगता है, क्लियर। तो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ध्यान से देखिए। यस, तो आपको याद रखना है टाइम पीरियड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, यानी कि इस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस इज डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि जिस वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा होगा, क्लियर। तो देखिए यहां पर ध्यान से p इज इक्वल टू, आप क्लास 10 से पढ़ ले आ रहे हैं सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, तो सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r, 2 पाई r इज डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं v0, ठीक है। अब देखिए कितना आसान, t इज इक्वल टू 2 पाई, आपको पता है r, अभी बताए थे आपको कि r इज इक्वल टू कितना है re प्लस h, ये आपको बताए थे हम कि r ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है re प्लस h, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे r की जगह पर re प्लस h एंड डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अभी कुछ देर पहले हमने ड्राइव किया था ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट gme डिवाइड बाय re प्लस h, ये फॉर्मूला निकाला था। तो याद रखिएगा जब भी न्यूमेरिकल 11th में कोई आएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए, न्यूमेरिकल किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो इस फॉर्मूले से निकालनी है। अगली क्वेश्चन में इसमें आपको सैटेलाइट की हाइट दी रहेगी, ठीक है ना, जी आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट आपको वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ आपको दिया रहेगा और रेडियस ऑफ अर्थ आपको मालूम भी है और दिया भी रहेगा एग्जाम में, तो इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहां पर, ठीक है। तो देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की जगह आ जाएगा अंडर रूट gme डिवाइड बाय re प्लस h। अब देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर क्या आप लोगों को करना है, ये पहले इसको मिटा देता हूं मैं, देखिए अब ये अंडर रूट में इस ऊपर वाले को भी अंडर रूट वाला बनाएंगे, तो कैसे बनाते हैं अंडर रूट, उसका अंडर रूट भी कर दो और स्क्वायर भी कर दो, तो 2 पाई का भी स्क्वायर re प्लस h का भी स्क्वायर कर दिए, तो देखो स्क्वायर भी कर दिया मैंने और अंडर रूट भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट gme इज डिवाइडेड बाय re प्लस h। आपको सॉल्व करने में आसानी होगी इसलिए कर रहा हूं मैं ऐसा। अब देखिए 2 पाई स्क्वायर वाला जो है इसको अंडर रूट से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना, ये स्क्वायर से अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, ये तो 2 पाई निकलेगा बाहर, अंडर रूट इसको नहीं निकालना है, यही तो काम के लिए चाहिए, फिजिक्स का लॉ समझना है, फिजिक्स समझनी है, तो ये टर्म्स तो आपको समझने ही होंगे। gme एज इट इज नोट करिए, इसको एज इट इज नोट करिए। अब देखिए ये भी अंडर रूट में आ गया, ये भी अंडर रूट में आ गया, तो अब इन दोनों को आप कॉमन अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, कॉमन अंडर रूट के अंदर। तो देखिए t इज इक्वल टू t क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, 2 पाई बाहर है रूट के, अब इसका भी रूट देखो दोनों का रूट है, तो क्या करना है यहाँ पर कॉमन ले लो रूट को दोनों के लिए, ये ऊपर बचा re प्लस h का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय नीचे है आपका gme डिवाइड बाय re प्लस h, देखिए कितना सिंपल है, क्लियर। अब आपको पता है जो ये res की पावर कुछ नहीं मतलब 1, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, देखिए re प्लस h ऊपर ऑलरेडी है स्क्वायर में, अब ये नीचे वाला भी मल्टीप्लाई में चले गया, तो re प्लस h जिसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है इज डिवाइडेड बाय gme, क्लियर। अभी कुछ देर पहले आपको gme का कांसेप्ट समझाए थे कि gme इज इक्वल टू क्या होता है gre स्क्वायर, अभी कुछ देर पहले बताए थे, तो इसकी जगह ये वाला रख देंगे अभी, तो t इज इक्वल टू 2 पाई, अब देखिए re प्लस h कॉमन आ जाएगा,
और पावर क्या हो जाएगी ऐड, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इज डिवाइडेड बाय, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं जी आर ई स्क्वायर, जी आर ई स्क्वायर। अब फिर से वही डिस्टेंस हाइड करने वाला कंसेप्ट, आर ई बहुत बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू एच, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो बहुत नजदीक है अर्थ के, तो बहुत कम डिस्टेंस होगी एच, हाइट हट जाएगा वहां से, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, यहां से हटाओ h तो क्या बचेगा आर ई उसकी पावर 3 इज डिवाइडेड बाय जी आर ई स्क्वायर, जी आर ई स्क्वायर। अब आर ई स्क्वायर से दो क्या हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, दो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे पावर। अब देखिए फिगर बिठा दे रहा हूं मैं, दो पावर आपकी कैंसिल हो गई। अब देखिए यहां से आगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, एक आर ये भी बच गया वहां पर और डिवाइड में बच गया g। तो देखिए ये भी फॉर्मूला एक, ठीक है। अब अगर आप इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा तो देखिए स्मॉल g, और स्मॉल g का वैल्यू आप जानते हैं परसों वाले डेरिवेशन में निकाला था, gme डिवाइड बाय re स्क्वायर, ये तो होता है स्मॉल g का वैल्यू। तो रखिए स्मॉल g की जगह पर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r इज डिवाइडेड बाय gme डिवाइड बाय re स्क्वायर, बस रख दिया g की जगह पर, g का वैल्यू है। अब आपको पता है re स्क्वायर फिर किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा re के साथ, जैसे यहां पे किया था ऊपर मल्टीप्लाई, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट re पहले से है वहां पे, re स्क्वायर भी चले गया ऊपर, इज डिवाइडेड बाय gme ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू अर्थ ऑफ मास ऑफ अर्थ। अब आपको परसों ही वाले डेरिवेशन में मास ऑफ अर्थ की निकाला था, कितना निकाला था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो जी एमई की जगह आप तैयार है, कितना सिंपल है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट re स्क्वायर re इनटू हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा re क्यूब डिवाइड बाय gme की जगह g एज इट इज, me की जगह आ जाएगा 4/3 पाई re स्क्वायर में क्यूब होता है वॉल्यूम में क्यूब और ये रो, क्लियर। अब देखिए कितना सिंपल हो गया आपका, सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। देखिए कैंसिल में बात करूंगा, देखिए आपका t इज इक्वल टू, ये 2 पाई को देखो अंदर भेज दो, तो 2 पाई जब रूट के अंदर जाएगा तो 2 पाई स्क्वायर जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर कितना होता है 4, और पाई का स्क्वायर कितना होता है पाई स्क्वायर, ऊपर ऑलरेडी बचा है re क्यूब इज डिवाइडेड बाय, ये देखो 3 अपॉन का 3, ये भी कहां चले जाएगा ऊपर, 3 भी चले गया ऊपर, 3 को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिवाइड में बचेगा g 4 पाई आपका re क्यूब और ये रो डेंसिटी। अब जो जो कैंसिल हो रहा है फटाफट कैंसिल करो, एक पाई से एक पाई कैंसिल, 4 से आपका 4 कैंसिल, re क्यूब से re क्यूब कैंसिल, तो t इज इक्वल टू फाइनल आंसर क्या बचा 3 के साथ यहाँ अभी बचा एक पाई, क्योंकि एक ही पाई से एक ही पाई तो कैंसिल हुआ, डिवाइड बाय नीचे क्या बचा g और क्या बचा रो। तो ये होता है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तो ये है सैटेलाइट के टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्लियर। तो जब भी आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो ऑर्बिटल, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा अंडर रूट gme अपॉन re प्लस h। जब टाइम पीरियड निकालना हो, क्योंकि आपको पता है हर एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है अलग अलग होता है, जो नजदीक होगा उसका टाइम पीरियड कम होगा, जो दूर होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा ज्यादा होगा, इसलिए इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है जो मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको इसी के साथ करके दिखाऊं कि इतना निकलता है, ठीक है। हर सैटेलाइट की हर प्लेनेट का अपना अपना जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है अलग अलग होता है, क्लियर। तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट था, इन फॉर्मूलों का यूज करके इस मेथड का यूज करके आप एग्जाम में नंबर लेके आ सकते हैं। तो क्लास 11th में आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी या आपका जो है कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो है वो उन दोनों में से कोई एक न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। अभी आपके पास बहुत सारे डेरिवेशंस बचे हैं जो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है ना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो आई होप आप लोग को ये डेरिवेशन समझ में आए होंगे और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो का अपडेट जो है आपको सबसे
पहले मिले। क्लियर? मैं हमेशा यहाँ पर 12th 10th और 11th की वीडियोस डालता रहता हूँ। ठीक है, तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो बिना स्किप करिए हुए देखिएगा ये वाली। ठीक है, थैंक यू।